कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से आपको कोशिका जीवन की इकाई सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में विधिवत समझाया जा चुका है। इसी कड़ी में आज चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको कोशिका चैप्टर में बताया जा चुका है कि कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। एक कोश की जीव केवल एक कोशिका से तथा बहुकोश की जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। अतः जीवों में वृद्धि और जनन दोनों ही कोशिका विभाजन या कोशिका जनन पर आधारित हैं। एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन द्वारा होता है और बहुकोश की जीवों में वृद्धि और लैंगिक जनन दोनों ही कोशिका विभाजन का परिणाम हैं। नई बनी कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं में पाए जाने वाले लक्षण पाए जाते हैं और ये कोशिका की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी पैतृक कोशिकाओं की गुणसूत्र संख्या के बराबर होती है। अतः कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के आकार में वृद्धि होती है। जनन द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। नई पीढ़ियों की उत्पत्ति द्वारा जाति का अस्तित्व बना रहता है। इसे ही हम जीवन की निरंतरता या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं। और संतत कोशिकाओं में जीन और गुणसूत्रों का वितरण पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से होता है। कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता का भौतिक आधार है। आइए जानते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना है कि कोशिका विभाजन के पहले कोशिका चक्र क्या होता है, जिसे हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। जीवों के शरीर में विभाजन करने वाली काई कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभाजन का नियमित चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन से पहले कोशिका वृद्धि और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये तीनों क्रियाएं कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि एवं डीएनए रेप्लिकेशन एक अत्यंत व्यवस्थित एवं क्रमिक प्रक्रियाएं हैं जो आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता का भौतिक आधार है। मात्र कोशिका से संतत कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन या कोशा निर्माण सेल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं क्रमिक घटनाओं जिनमें कोशिका अपने जीनोम या डीएनए का प्रतिकृत करती है, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है, अंततः दो संतत कोशिकाओं में बंट जाती है। इसी को सम्मिलित रूप से हम कोशिका विभाजन कहते हैं। आप कोशिका चक्र को, सेल साइकिल को आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर यम फेज, और यम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, G0 फेज और G1 फेज आप लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार से फेजेज ऑफ सेल साइकिल होती है। कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो सन 1953 में हार्वर्ड और पेले ने कोशिका चक्र में घटित होने वाली विभिन्न प्रावस्थाओं की खोज की थी और कोशिका चक्र को उन्होंने दो प्रावस्थाओं में बांटा था। पहली प्रावस्था कहलाती है इंटरफेज और दूसरी प्रावस्था कहलाती है यम फेज। इंटरफेज और यम फेज दो
प्रावस्थाओं में कोशिका विभाजन को या कोशिका चक्र को विभाजित किया था। यम प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करती है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है, जबकि अंतरावस्था दो क्रमिक यम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजन द्वारा होता है और इसका अंत कोशिका विभाजन, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, इसके साथ होता है। सबसे पहले आता है अंतरावस्था। एक एक अवस्थाओं को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अंतरावस्था क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी उप अवस्थाएँ आती हैं। अंतरावस्था या कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इसे हम रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ये वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों ही होता है। इस अंतरावस्था को हम 3 उप अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली उपावस्था कहलाती है जीवन उपावस्था या पश्च सूत्री विभाजन उपावस्था, जिसे हम जीवन फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। ये प्रावस्था में डीएनए के लिए आवश्यक न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, प्रोटीन्स एवं आवश्यक एंजाइमों का संश्लेषण एवं संचय होता है। इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। जीवन फेज के बाद आती है यश फेज, जिसे हम यश उपावस्था या संश्लेषण उपावस्था सिंथेटिक फेज कहते हैं। सिंथेटिक फेज की वजह से इसे हम यश फेज के नाम से जानते हैं। यश फेज या संश्लेषण फेज, सिंथेसिस फेज के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी रेप्लिकेशन होती है, अतः हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को हम 2C यानी 2 कार्बन से चिन्हित करें तो यह बढ़कर फिर 4C यानी 4 कार्बन वाली हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। अगली फेज आती G2 फेज, जिसे हम प्री माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। इस उपावस्था में सूत्री विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स और एंजाइमों का निर्माण होता है और कोशिकांग 2 गुने हो जाते हैं। कोशिका का आकार भी बढ़ जाता है और कोशिका फिर नए विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। ये अंतरावस्था की सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली फेज होती है। इसके तुरंत बाद ही सूत्री विभाजन की क्रिया आरंभ हो जाती है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, हृदय की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन फेज से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 फेज के नाम से जानते हैं। इसे हम क्वेसेंट फेज या G0 फेज कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। यम फेज को हम आगे पढ़ेंगे, इसे हम माइटोसिस फेज कहते हैं। इसका डिटेल आप आगे जानने वाले हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार जानना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन वास्तव में कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोशिकाओं का विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला विभाजन कहलाता है असूत्री विभाजन, जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। दूसरा विभाजन कहलाता है सूत्री या समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। इस प्रकार से
कोशिकाओं में विभाजन 3 प्रकार से हो सकता है। अब सबसे पहला आता है एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन। इस प्रकार का विभाजन सरल रचना वाले जीवों जैसे कि जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा तथा उच्च वर्ग के पौधों की पुरानी तथा नष्ट हो रही कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन को हम सीधा विभाजन भी कहते हैं। विभाजन के आरंभ में केंद्रक यानी आनुवांशिक पदार्थ का दीर्घीकरण होता है तथा कोशिका में कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्णन बन जाता है और यही संकीर्णन धीरे धीरे कोशिका के मध्य तक बढ़ता चला जाता है और अंत में 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दोनों संतत कोशिकाएं आकार में समान हों यह कोई आवश्यक नहीं होता है, इनका आकार छोटा या बड़ा भी हो सकता है। एमाइटोसिस की अवस्थाओं को अपने डायग्राम में देख रहे हैं। एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दर्शाया गया है। पेरेंट सेल डिवाइड होती है, एक खांच जैसी रचना बन जाती है और एक खांच पूरा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। सबसे साधारण सा ये डिवीजन होता है जो कि आपने पढ़ा कि जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा और उच्च वर्ग के पौधों की पुरानी और नष्ट हो रही कोशिकाओं में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन आता है सूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार का कोशिका विभाजन सभी सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। सूत्री विभाजन को हम अन्य नामों जैसे क्वेशनल डिवीजन या समसूत्री विभाजन, कायिक विभाजन या सोमैटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। फ्लेमिंग ने 1881 में सबसे पहले इसका पता लगाया था, अर्थात माइटोसिस प्रकार का विभाजन सबसे पहले पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। पौधों में सबसे अधिक सूत्री विभाजन इनके वृद्धि क्षेत्रों यानी ग्रोविंग रीजन तथा विभजोतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है। सूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजित होकर 2 डॉटर न्यूक्लियस बनाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या तथा सभी गुण मात्र कोशिका यानी मदर सेल के समान होते हैं और सूत्री विभाजन के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता कार्योकाइनेसिस और दूसरा भाग कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कार्योकाइनेसिस क्रिया में केंद्रक विभाजित होता है और ये क्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। चारों पदों के नाम और प्रत्येक पद में क्या होता है इसे भी समझना आवश्यक है। सबसे पहले आता प्रोफेज। यस यानी सिंथेटिक फेज और G2 फेज में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण ये स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होती है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री धागे स्पष्ट होने लगते हैं। तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की यस फेज के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। पूर्वावस्था में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनमें प्रमुख रूप से गुणसूत्री धागे संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं और गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमैटिड से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा होता है। पूर्वावस्था के अंत में कालजिकाय, अंतःपद्रव्य जालिका, केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी फेज आती मध्यावस्था या मेटाफेज। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति एवं संख्या का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। इस अवस्था में गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर की सतह पर एक छोटी बिंब आकार की रचना मिलती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तर्कतंतु
गुणसूत्र के इन्हीं स्थानों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंत्र द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। वही इसका संतत गुणसूत्र तर्कतंत्र द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे हम मध्यावस्था पट्टिका या मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। मध्यावस्था में मुख्य रूप से स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं और गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कतंत्र से जुड़ जाते हैं। तीसरी फेज आती है एनाफेज। यह अत्यंत सक्रिय और कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र जो कि गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक अर्ध गुणसूत्र ही पाया जाता है जिसे हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। तर्कतंतुओं की गति के कारण ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका से काफ़ी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करता है। पश्चावस्था में महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती है इसमें गुणसूत्र बिंदु दो भागों में विभाजित होकर दोनों अर्ध गुणसूत्रों को अलग अलग कर देता है और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और इस अवस्था में गुणसूत्रों के आकार एवं संरचना का हम विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। अगली फेज आती है टीलोफेज अंत्यावस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। ये पतले धागे जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। अब इनके चारों ओर एक नई केंद्रक कला बन जाती है। इस प्रकार कोशिका के दोनों ध्रुवों पर एक एक संतत केंद्रक बन जाता है और प्रत्येक केंद्रक में एक न्यूक्लियोलस भी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो पहला है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। अब इन्हें हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और केंद्रिका गाल्जिका और अंतरापदव्य जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। और आता है फिर साइटोकाइनेसिस। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोप्लाज्म का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है अतः कोशिका कला के मध्य में एक खांच जैसी रचना बनती है जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्ण कहते हैं जो लगातार गहरा होकर अंदर बढ़ता जाता है और अंततः कोशिका के कोशिका द्रव्य को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके कारण इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिका से भिन्न होता है। पादप कोशिका के मध्य में गाल्जिका थैलियाँ, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स एकत्र हो जाती हैं जिन्हें फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट धीरे धीरे पार्श्वभित्ति की ओर बढ़ते हुए सेल प्लेट का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से एकमात्र कोशिका दो संतत कोशिकाओं में बंट जाती है। कोशिका पट ही मिडिल लैमिला है जो आसपास की कोशिकाओं को परस्पर जोड़ती है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता जिसके कारण एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को हम संघ कोशिका या सिंसिटियम कहते हैं। जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इसका उदाहरण है। सूत्री विभाजन का महत्व क्या है? सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार का कोशिकाओं में होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। सूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की मरम्मत भी होती है जैसे अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। सजीवों के जाइगोट से शरीर का
परिवर्धन सूत्री विभाजन के कारण होता है। और मुख्य महत्व पहला है, इसका मुख्य महत्व क्या है? सूत्री विभाजन से जीव के अंगों में वृद्धि तथा विकास होता है। दूसरा, यह घावों के भरने में सहायक होता है। तीसरा, इस क्रिया द्वारा कोशिका में डीएनए तथा आरएनए की मात्रा में संतुलन बना रहता है। चौथा, इस क्रिया में एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। अगला, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या एवं आनुवांशिक अवयव मातृ कोशिका के समान ही होते हैं। और निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इस प्रकार से सूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इसे आपने समझ लिया है। और ये माइटोसिस की विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को जो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं उसके माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इंटरफेज यानी जीवन फेज में कोशिका होती है, फिर कोशिका का प्रोफेज आता है, फिर प्रोमेटाफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है और फिर टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होती है। इस प्रकार से प्रारंभ में एक कोशिका थी जो लास्ट में टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के परिणाम स्वरूप 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरह से आज आपने कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, उसमें आपने आज एमाइटोसिस और माइटोसिस प्रकार का सेल डिवीज़न देखा। और सेल डिवीज़न की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में भी आप अवगत हुए हैं। आप कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन की इस अध्याय में जो भी आज आपको बताया गया है, इसे आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।